powered by डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं कि उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं उनकी नगरी की गलियों में क्या। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी रेहान। सुभान अल्लाह। रेहान अनवर नाथवा हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, अपनी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आज छठा रोज़ा माशाल्लाह से हो गया है और हमारा जो कि रहमत का अशरा है बिल्कुल अपने इख्तिताम के करीब है। इसके बाद मग़फ़िरत का अशरा होगा और फिर उसके बाद बख्शिश का, निजात का जो अशरा है उसका आगाज़ होगा। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह यकीनी तौर पर आप लोगों का भी हमारा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है और अल्लाह करे कि इसी तरह की रहमतें बरकतें इस खास महीने में हम समेटते जाएं और अपनी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ एक अच्छी सी हदीस मुबारका से हम करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि रमज़ान के रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ अफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। यानी अगर कोई शख्स सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रोज़ा रखे कि रब राज़ी हो जाए तो फिर उसके समंदर में रहने वाली मछलियाँ भी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की जानिब हम अब बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक केस की समाअत या कोई और वजह। वज़ीर आज़म ने अदलिया के इख्तियारात कम करने के लिए कानून साजी का मुतालबा कर दिया। क्या हुकूमती इक़दाम वकला बरादरी के लिए काबिल कबूल होगा, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। सिंध के गर्म तरीन शहर से दुनिया के बर्फीले पहाड़ों तक का सफर। दुनिया की 7 बड़ी चोटियों में से 4 पर कौमी परचम बुलंद करने वाले कोहपेमा असद मेमन ने माउंट एवरेस्ट सर करने की ठान ली, लेकिन मसाइल आड़े आ रहे हैं। कौम का सबूत ताउन का मुंतजर है। IMF से मुज़ाकरात को 46 रोज मुकम्मल हो गए, मगर इमदाद के नाम पर फूटी कोड़ी भी मौसूल ना हुई। शराइत के नाम पेट्रोल से लेकर बिजली तक सब कुछ महंगा कर दिया गया।
माशी माहिरीन ने मार्च को महंगाई से मुताल्लिक बदतरीन करार दे दिया। और नेकियों के मौसमी बहार में अस्वाए हुस्ना का दर्ज, क्या भूखा और प्यासा रहना ही रोजे का नाम है। रोजे में छुपे पोशीदा पैगाम पर उलमा से सैर हासिल गुफ्तगू भी आज इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होगी। तो आज कुछ हम बात करेंगे, रमज़ान के हवाले से तो बात होती ही रहती है, साथ साथ कुछ हम बात करेंगे आगाज़ में मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी किए जाने से मुताल्लिक PTI की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और आज फिर ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लेकिन इस समाअत के दौरान जो चीजें सामने आ रही हैं उसने इस केस में अदलिया के किरदार को तारीखी बना दिया है। बिल्कुल, आज की समाअत का अगर जायजा निकालें तो चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स का जिक्र काफी है कि उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि कोई कानून इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। लेकिन एक तरफ जहां अहम तरीन समाअत जारी है तो वहीं दूसरी जानिब कौमी असम्बली में आज अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के लिए कौमी असम्बली से कानून साजी का मुतालबा कर दिया। उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार जो है वो काबीना का इख्तियार है। जिस तरह आज हर हफ्ते हम काबीना में हर मामला लेके जाते हैं, बाकी इदारों को भी काबीना में जाकर फैसले करने चाहिए। अगर मुझे कोई भी फैसला करना पड़ता है जनाब स्पीकर, तो मैं ऑनरेबल मेंबर्स के साथ बैठता हूं, मुशावरत करके जो वो फैसला करते हैं उसको काबीना का फैसला कहा जाता है। गो के वज़ीर आज़म ने फैसला किया, मगर असल में वो फैसला काबीना का होता है। तो जो हमें, अगर ये काम हम कर रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? वहां पर मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो वजीर आजम पाकिस्तान का क्या कहना था वो आपने भी देख और सुन लिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। अजहर साहब, इससे पहले कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है उस हवाले से बात करूं, सबसे पहले मैं आपके कॉमेंट्स चाहूंगा। आज जो वजीर आजम ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है उस पर आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया। मुझे एहसास हुआ कि कोई काउंसलर या कोई मोहल्ले का जो अपना कोई बदमाश शायद असेंबली में आकर बता रहा है कि आइन और कानून की पासदारी कैसे करनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए कि आइन पाकिस्तान की जो क्लासेज ले, कुछ समझ ले इन बातों को। आइन में लिखा है आर्टिकल 90 और 91 के अंदर और रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा है कि आपको सारे फैसले नहीं है, चंद फैसले आपको काबीना में करने। तो अगर तो वज़ीर आज़म को सारे ही फैसले काबीना में करना पड़े, वो तो फिर हर वक्त काबीना में ही बैठे रहेंगे, काम नहीं कर सकते हैं। अब किसी को ना पता हो तो क्या इस लायक है कि ऐसे आदमी को इस मुल्क के वज़ारत उज़्मा दे दी जाए? क्या इस मुल्क में, क्या ये शहबाज शरीफ में इतनी कैपेसिटी है कि उसे कानून और आइन की समझ हो? और जो आज अंदिया दिया है, मैं बता दूं आपको, ये अब अदलिया को मिलान करने की साजिश है। और उन्होंने बाकायदा, यानी जो ये कहा है, मरियम कल कहती रही है कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारा बयानी है, क्या मतलब है इनका? यानी जो बातें वो कही हैं ये अदलिया को बदनाम करने की एक साजिश है और बड़ी घिनौनी साजिश है ये, मैं बता दूं आपको। और आज जिस तरह इन्होंने इस सारे मामले को देखा है, जिस तरह सारे मामले को लिया है, हम तो बड़ा सीरियस मामले को देख रहे हैं। हमने एक कमेटी बना दी है कि अगर इस तरह के कोई भी काम करेंगे तो हम इसको बाकायदा चैलेंज करेंगे, आला अदालतों में लेकर आएंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। सारे काम है, हम बता दें आपको, हम बड़ा सीरियस इस मामले को देख रहे हैं कि जितने भी उन्होंने काम किए हैं, जो बातें की हैं, वो सबूत है इस बात का कि वो अदालतों से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो अदालतों से लड़ाई लड़ने का शौक इनका पुराना चला आ रहा है। वो इनकी सफाई पहले हो चुकी हुई है। अब ये ज़हन से निकाल दें कि अवाम आराम से बैठ जाएगी। अवाम इनकी करतूतों से और इनके तरीकों से वाकिफ है और अब इतनी आसानी से ये सारा कुछ नहीं हो सकेगा। वैसे भी अजहर साहब, जो वो 2 जजेस के तफसीली फैसले का हवाला भी दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अदलिया के लिए नई उम्मीद की किरण है। अदरवाइज तो वो कह रहे हैं कि तराजू का जो तवाजुन है वो जंगल के कानून को बदलेगा, ये हमें करना पड़ेगा। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा दुख और अफसोस हुआ, तौहीन अदालत है ये। अब जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, आर्टिकल 68 का सहारा ले रहे हैं कि जो मैं बात कहूंगा वो तौहीन अदालत में नहीं आएगी। कौन सा जंगल का कानून है? जंगल का कानून का मतलब क्या है कि इनके अपने बनाए हुए कानून जो हैं, यानी गलती से उनसे निकल गया, वो अदालतों की तरफ एट्रीब्यूट करने की मत कोशिश करें। कोई यहाँ जंगल का कानून नहीं है। हमारे यहाँ अदालतें इंसाफ दे रही है, मुसीबत पड़ गई है इनको।
यानी इन्हें, और जिस तरह देखे ना अदालती फैसलों को तब्दील करने के लिए क्या किया इन्होंने। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मुदस्सिर भाई की जानिब जाएंगे। मुदस्सिर इकबाल के पास आज की स्पेशल रिपोर्ट क्या है? ओवर टू यू मुदस्सिर। बहुत शुक्रिया कामरान और सारिश। आज की जो रिपोर्ट है वो रोज़ाना के दिन की तरह है और वो है महंगाई। मुल्क भर में महंगाई अपने उरूज पर है। नाज़रीन, अब आपको बड़े शहरों की मार्केटों की सैर करवाते जहां हमारे नुमाइंदे आपको कमिश्नर की मुकर्रर करदा प्राइस लिस्ट और मार्केट में दस्तयाब फल और सब्जियों की कीमतों पर तफसीलात फराहम करेंगे। हम लाहौर में बात करेंगे। शौकत अली हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। शौकत, जो मार्केट रेट रखा गया है गवर्नमेंट की जानिब से, क्या सूरत हाल है वही चीज़ें वैसे ही मिल रही हैं या महंगाई की सूरत हाल नज़र आ रही है? जी, बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है और जैसे ही माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है तो इस तूफ़ानी महंगाई में और भी तेज़ी आ गई। आटा, चीनी, घी, दालें, हर चीज़ के जो रेट हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर जो सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो आलू है इसका सरकारी रेट जो है वो 42 रुपये है, लेकिन बिक रहा है 50 से 60 रुपये। इसी तरह टमाटर जो अभी 40 रुपये था वो बढ़कर 110 रुपये तक पहुंच गया है। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 80 रुपये है, लेकिन बिक रहा है 100-110 रुपये। इसी तरह का अदरक की बात करें तो अदरक 450 रुपये रेट है तो बिक रहा है 550 रुपये तक। लहसुन की बात करें तो लहसुन भी 350 रुपये रेट है, 400 रुपये तक बिक रहा है। हर चीज़ के जो रेट हैं, प्याज जो है वो 280 रुपये तक बिकता रहा है और अब वो कम होकर 140 आया है। गवर्नमेंट का रेट है वो 87 रुपये है, लेकिन जो फ़रोख्त हो रहा है वो प्याज 140 भी हो रहा है, 120 भी हो रहा है और 100 भी हो रहा है। और जो शख्स जो चुन के लेने की कोशिश करता है प्याज, उसको और महंगा दिया जाता है। तो महंगाई होती जा रही है। अगर जो फलों की बात करूँ तो सेब जो काला कुल उसका रेट है 350 रुपये किलो। सफ़ेद जो सेब है चाट वाला वो 200 रुपये किलो में। केले 350 से 250 रुपये दर्जन में बेचे जा रहे हैं। इसी तरह अंगूर उसकी बात ही ना करें, 500 रुपये। अनार बदाना जो है वो तकरीबन 650 रुपये। तो ये सुनकर शहरियों को एक झटका सा लगता है। उनका ये कहना है कि अब जैसे ही माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है तो सब्सिडाइज जो आटा है वो 648 का था, वो बढ़कर अब 1260 रुपये का कर दिया, 1160 रुपये का कर दिया गया। 510 रुपये इसमें यकमुश्त इजाफा है। और गवर्नमेंट की जानब से नवीद सुनाई गई है कि आपको फ्री आटा मिलेगा, लेकिन 10% अगर जो आटा मिल भी रहा है, भगदड़ में लोग जहाँ पाक हो रहे हैं। 13 ठीक है शौकत, आप हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त हम मार्केट कमेटी हैं शहजाद चीमा साहब, उनसे बात करते हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रेट लिस्ट और जो दुकानदार फ़रोख्त कर रहा है बड़ा फ़र्क हो रहा है, क्या वजह है कि कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा? रहीम, आप सही फरमा रहे हैं। असल में जो जायज़ मुनाफा है उस पे ये लोग इक्तफा नहीं करते और प्रॉफिटेरिंग करते हैं। मंडी में चीज़ें होलसेल रेट पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ओवरहेड कॉस्ट इतनी बढ़ा ली है कि जो जायज़ मुनाफा है उससे ज़्यादा करते हैं। फिर प्राइस मैजिस्ट्रेट्स इन पे एक्शन करते हैं। अभी मैं खुद भी चूँकि बीइंग प्राइस मैजिस्ट्रेट्स अभी बाहर मैंने ओपन मार्केट में कई लोगों को फाइन किया है। तो ये जब तक हमारी आवाम इस पे कंप्लेंट्स नहीं करेगी, एक्टिव नहीं होगी, रेट लिस्ट से ज़ायद चार्ज करने पे कंप्लेंट्स नहीं करेगी, उतनी देर तक जो है ना वो फर्क कोई असर नहीं होगा इन लोगों पे। क्योंकि 60 के करीब टोटल प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हैं लाहौर में जी, और लाखों के करीब दुकानें हैं। हमें जो शिकायत आती है प्रॉम्प्ट एक्शन होता है। डीसी साहबा ने उस पर 0 टॉलरेंस का हमें ऑर्डर किया हुआ है और जैसे कोई कंप्लेंट आती है उस पर भी एक्शन होता है। और उसके अलावा हम रैंडमली चेक भी करते हैं इनको और उस पर भी एक्शन लेते हैं। शहजाद साहब, आप प्राइस मैजिस्ट्रेट के पास क्या इख्तियारात है? सिर्फ जुर्माना करने का या दुकान को बंद करने का क्या इख्तियार होता है आपके पास? जी बिल्कुल, प्राइस मैजिस्ट्रेट उसको जुर्माना भी कर सकता है, उस पर FIR भी दे सकता है, उसको जेल भी भेज सकता है और दुकान को सील भी कर सकता है। अगर कोई हैबिचुअल वायलेटर है जो बार बार वायलेशन करता है तो फिर उसकी दुकान को सील भी किया जाता है। तो अगर शहजाद साहब अब बहुत ज़्यादा जब ये चीज़ें हो रही हैं तो आप नहीं समझते कि अब जो आखिरी ऑप्शन है वो पहले के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए? क्योंकि ये चीज़ नज़र आ रही है जैसे रमज़ान मुबारक हुआ, आप लोग तो एक्टिव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव इस वक्त दुकानदार हैं जो रेट लिस्टों से बिल्कुल बरक्स चीज़ें बेच रहे हैं। तो सर, हैवी जुर्मानों के साथ साथ दुकानें बंद करने का, सील करने का काम शुरू करें तो मेरा ख्याल है अगले 2-4 दिनों में बेहतरी नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, आप सही फरमा रहे हैं। इसमें एक्सट्रीम स्टेप जो है वो पहले ले लें तो फिर शायद इस पर जल्दी ज़रा असरअंदाज हो जाए इन लोगों पे, क्योंकि थोड़ा जुर्माना ये फिर उसकी कीमत और बढ़ा के वो चार्ज कर लेते हैं दुकानदार से। तो इसका यही हल है कि यहाँ तो इनको जेल भेजा जाए जो ओवरचार्ज करते हैं बहुत ज्यादा। तो सर ये आप नहीं करना है, खुद ही दे देते हैं। हाँ जी, ये तो आप नहीं करना है, फिर आप करें ना, इसको ऑर्डर जो है वो आपने करना है तो वो कीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर ये बातें आप भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन हल नहीं हो पा रहा। बस हम पहले स्लो पेस पे थे ना, इनको फाइन और FIR दे रहे थे। अब इसकी परमिशन लेके तो इसको सील भी करना शुरू कर देते हैं। जो दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में जो आता है दुकानदार उसको हम सील भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि उसको
मेजर पेनल्टी हो और वो सबक सीखे से। अच्छा, मजिस्ट्रेट की तादाद के हवाले से आप बता रहे थे खासी कम है, लाहौर बहुत बड़ा शहर है। हाँ जी, 60 हैं तकरीबन, 60 के करीब प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, और इसके लिए इसकी तादाद बढ़ाने के लिए डीसी साहब ने होम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजी है। इंशाल्लाह इसकी तादाद जल्दी बढ़ जाएगी एक आध दिन में। ठीक है, शुक्रिया बहुत। हमारे साथ शहजाद चीमा साहब, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, और मजिस्ट्रेट जो है वो इस वक्त कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस जो है वो रमज़ान की ट्रांसमिशन में सहरिश और कामरान के पास चलेंगे। जी, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और मैं ये सोच रही हूँ कि मास्टर फ्रेम नहीं होना चाहिए। मास्टर फ्रेम में सारा सस्पेंस खत्म हो जाता है कि हमारे साथ कौन है, हमने किसको दावत दी है। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज में जो मौजूद हैं, तारुफ तो आपसे करवाना पड़ेगा। पाकिस्तान के हीरो हैं वो, दुनिया की 7 बड़ी चोटियों में से 4 को सर करने वाले नौजवान असद मेमन, फख्रे पाकिस्तान। वेलकम टू आवर शो। तो बाकी कामरान आप बता दीजिए। बिल्कुल, असद मेमन से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन इससे पहले उनके बारे में कुछ आपको बताते चलते हैं। चंद दिनों पहले असद ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें यह ऐलान किया था कि वो आइंदा माह माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए जा रहे हैं। और इस मुश्किल काम से पहले असद मेमन ने कौम से दुआओं की भी अपील की है। अभी हम ऑफ द कैम उनसे बहुत सारी बातें असद से कर रहे थे कि बताएं आप किस तरह ऊपर जाते हैं और रास्ते में रुकते हुए जाते हैं, क्या खाते हैं और वहाँ पे क्या माहौल होता है, और अक्सर फिर कुछ बुरी खबरें अल्लाह ना करे हम सुनते हैं। तो हर किसी को वैसे इंटरेस्ट तो होता है कि किसी भी और प्रोफेशन के अंदर वो कैसे, लाइक न्यूज़ एंकरिंग भी होती है तो हमसे वो लोग पूछते हैं कि आप कैसे करते हैं। तो हम आपसे भी पूछना चाहेंगे ये कैसे होता है। माउंट एवरेस्ट आप सर करने जा रहे हैं, एक तो आपकी पैदाइश और आपका जो टाइम है ज़्यादा लाड़काना में गुजरा, लाड़काना से पहाड़ों तक का सफ़र है, ये कैसे मुमकिन हुआ? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे शो में बुलाया। हाँ, इट्स अ टफ। आपने लाड़काना का जिक्र किया, ऐसी जगह है जहाँ पे सर्दी तो होती ही नहीं है। वहाँ पे 8 से 9 महीने जो है इतनी शदीद गर्मी होती है। एंड जो प्रोफेशन मैंने चूज़ किया है ऑब्वियसली दैट्स माइनस में टेम्परेचर। तो मुश्किल तो है ऑब्वियसली, लेकिन इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। एंड मतलब शौक आपको कैसे हुआ? मतलब क्या बचपन में किसी को माउंटेनियर को देखते थे आप, या आप इस्लामाबाद घूमने आते थे तो पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, फिर सोचा कि नहीं यार मुझे, या फिर आपको गर्मी इतनी लगी आपने कहा इस गर्मी का जो तोड़ है ना वो सिर्फ और सिर्फ -, डिग्री टेम्परेचर है जो कि मुझे पहाड़ों पे मिलेगा? काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा था नहीं। मैं गया था इस्लामाबाद। आपकी थोड़ी सी बात जो है वो सच है। मैं इस्लामाबाद गया था एंड वहाँ पे कुछ यूनिक सी चीज़ें होती हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे इस पार्ट के मुल्क के इस पार्ट में ना। वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली। तो इत्तेफाक से आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ वर्कशॉप इस्लामाबाद में। ये एक टर्निंग पॉइंट कह लें, कुछ भी कह लें, पता कुछ भी नहीं था, ऐसा ही डिसाइसिव मोमेंट। बस एक वर्कशॉप में गए, इस्लामाबाद जाना हुआ, वहाँ पहाड़ों पर चढ़ना हुआ, तो जहन में आ गया कि यार कितना मजा आया, हमारे पास क्यों नहीं होता। ये एक सोच थी कि यार अगर ये कर सकते हैं। एंड द पॉइंट कि हमारे पास इतने अपने घर में इतने माउंटेन्स हैं, K2 कह लें, ब्रॉड पीक कह लें, 5 हाईएस्ट पीक्स हैं, ज़्यादा हमारे पास इतनी अवेयरनेस और ट्रेनिंग क्यों नहीं है। तो दिस वाज द पॉइंट। और स्पेशली हमारे इस रीजन में, सिंध में अगर हम बात करें तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नन। पंजाब में थोड़ा बहुत है। घर से कितना अर्सा दूर रहते हैं आप? मुझे 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं पर ईयर के हिसाब से, क्योंकि जो एक्सपीडिशंस होती हैं उसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि मैंने वो जाके क्लाइंब करनी है, उससे पहले भी मैंने ट्रेनिंग में अपना टाइम जो है वो फोकस पूरा। अच्छा, इससे हाँ ट्रेनिंग भी बता दें। हाँ, ट्रेनिंग क्या होती है इसकी? इट्स अ 3 फैक्टर ट्रेनिंग जिसको मैं अपने ज़ाती तौर पर एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करता हूँ। एक होती है फिजिकल ट्रेनिंग होती है, एक होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी डाइट ट्रेनिंग होती है। डाइट आप मेंटेन करें, फिजिकली आप फिट ना हो और मेंटली आप साउंड ना हो तो आप चढ़ नहीं सकते। क्योंकि आपको पता है जब आप पहाड़ पे होते हैं ना, आप अकेले होते हैं, भले आपके आगे पीछे 100 लोग हों, 20 लोग हों, आप उनको देखेंगे, मोटिवेट अपने आपको करना चाहेंगे, लेकिन इफ़ यू आर नॉट इमोशनली एंड मेंटली फिट ना, तो आप नहीं चल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको घर वालों की याद आएगी, आपको अपने बीवी बच्चों की एंड डर भी लगेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ऊपर से वैसे नीचे आपको इतना दिखाई देता है एज इन के जब ऊपर होते हैं आप, तो उसका क्योंकि वाया नीचे होता है तो आपको लाइक बिल्डिंग की तरह का व्यू तो नहीं आता होगा आपको। वो बादल होते हैं, बादलों से ऊपर होते हैं, तो नीचे बादल होते हैं, तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा, मैं आप इससे पहले कि आप जो सी चोटी हैं सर कर चुके हैं उस हवाले से बात करूं, हम ऑफ द कैम माउंट एवरेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि वो मुझे इतना अपील कर रहा था, मैं चाहूंगा सबसे पहले हम उसी से आगाज करें। बताइएगा असद कि एक तो इस प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, और उससे पहले आपने बताया कि 45 डेज लग जाते हैं, 2 किलोमीटर हैं ऊपर, तो वाई 45 डेज?
सी ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है जी जी, इससे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है नहीं, तो ऑन पेपर इससे ज़्यादा टाइम किसी पहाड़ को लग नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि किसी पहाड़ में आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो वेदर ख़राब हो गई, तो वो जो टाइम आपकी ड्यूरेशन ऑन पेपर थी वो ज़्यादा हो गई, बट ऑन एवरेज एवरेज को क्लाइंब करने के लिए 45 to 50 डेज लगते हैं एक नॉर्मल कंडीशंस में। तो खास कोई मौसम होता है जिसमें ऊपर जाते हैं? हाँ, ये समर भी जा सकते हैं? नहीं जा सकते आप, ऑब्वियसली आप विंटर्स में जाओगे तो इट्स रिलेटिवली डिफिकल्ट। अच्छा। अभी लोग जो जाते हैं, अभी वो सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम अप्रैल टू ऑल द वे टू द जुलाई, ये 2-3 महीने है ना। मुझे ये बताएगा कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा, मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा रिज्यूम करूँ, कैसे कहते हैं, खाना क्या खाया जाता है, बनता कैसे है? मैं आपको एवरेस्ट की पूरी कहानी बताता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ट्रैक है एवरेस्ट का। आप नेपाल जाते हो, आप 8 से 10 दिन लगाते हो बेस कैंप तक पहुँचने में, कोई भी कर सकता है। अपने आप लोग फैमिली, आप यूरोप में तो ये कल्चर है, वेस्ट में कल्चर है, लोग आते हैं कैंपिंग करते हैं बेस में, एवरेस्ट की बेस कैंप में। अगर आप बाय फीट जाएं तो आपको 10 दिन लगते हैं ऑन एवरेज। अच्छा, उसमें पहुंचते हुए भी 10 दिन लगते हैं? यस, क्योंकि उन्होंने इतना कमर्शलाइज किया हुआ है कि आपको हर दिन एक नई एक्टिविटी मिलती है। आपको एक जहाज ने एक जगह पे लुकला एक उनकी स्टार्टिंग पॉइंट है, काठमांडू से आप फ्लाई करते हो लुकला की तरफ। जब आपने फ्लाइट लुकला पे आप लैंड करके फिर लुकला से आपको 10 दिन लगेंगे। अब वो 10 दिनों में आप इतनी नई अट्रैक्शंस, आपको चीजें मिलती हैं कि आप बोर नहीं होते। क्या होता क्या उसमें? वहाँ पे टी हाउसेज होते हैं, वहाँ पे आपके परमिट्स की चेकिंग होती है, वहाँ पे आप नए लोगों से मिलते हो, वहाँ पे NGOs काम करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई होती है, वहाँ पे पूरे पहाड़ है। आप समझो कि दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। पहाड़ों का सिलसिला है एवरेस्ट से पहले? एग्जैक्टली। अच्छा, वो उन पहाड़ों के सिलसिले पे आपकी कमर्शियल कर दिया कि वहाँ पे आप आम लोगों भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं? हर कोई यूज पहुंच सकता है, आप वहां पे रह सकते हैं, आपको वहां पे 5 स्टार फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अच्छा। आपको वहां पे वाईफाई अवेलेबल है, यू कैन गो इंस्टाग्राम लाइव ऑन द माउंटेन्स वहां पे, तो जो हमारे पास। अच्छा, तो ये मुझे ये बताएंगे, ऑब्वियसली यूनिक है और फिर वो टूरिज्म के लिहाज से भी उसको उन्होंने वो किया होगा एडवर्टाइज। मुझे ये बताएगा कि कैंप आप लोग किस तरह लगाते हैं? फिर आप बता रहे हैं ना कि जब बंदा पहाड़ पे चढ़ता है तो वो अकेला होता है, भले आगे 100 लोग हो, भले पीछे हो, लेकिन आप अकेले हो। जो करना है वो अपने तय डिसीजन लेके करना है। कैसे वहाँ पे कैंप लगता है? फिर आप लोग खाते क्या हैं और फिर डिसाइड कैसे करते हैं किस किसने जाना है? जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप कोई बनाते हैं कि अच्छा मैं भी चलूंगा तुम भी चलो, कैसे होता क्या है? ऐसा नहीं होता। सो लेट्स से मैं यहाँ पाकिस्तान से जा रहा हूँ, तो मेरा ग्रुप ऑलरेडी डिसाइडेड होगा थ्रू माई परमिट्स। वहाँ की गवर्नमेंट या जिस भी मुल्क में जा रहा हूँ वहाँ का पहाड़ सर करने मुझे क्लाइंबिंग परमिट मिलेगा, परमिशन मिलेगी। अच्छा। जब वो मुझे परमिशन मिलेगी ना, वो किसी ग्रुप के थ्रू ही मुझे मिलेगी। तो यहाँ जाने से पहले मुझे पता है कि मेरा ग्रुप। अच्छा, आप ग्रुप का डिसाइड नहीं कर सकते कि देखें अब आपको अपने ग्रुप के अंदर अच्छे लोग तो चाहिए होंगे ना जिनको इस चीज का पता हो? वो किस्मत है। अच्छा, वो किस्मत है। ऐसा तो फिर हर कोई चाहे कि मुझे आपके साथ नहीं होना, क्योंकि आप इररिस्पेक्टिव ही है, वो ऑलरेडी वो किस्मत होती है। लेकिन मोस्टली जो पहाड़ सर करने आएंगे वो एक्सपीरियंस होंगे ना, वो ऐसे तो राह चलते हुए लोग तो नहीं होंगे। बट अगेन आपका सवाल, बेस कैंप तक इट्स एंटरटेनिंग, इट्स इजी, इट्स थ्रिलिंग, सब कुछ है। बेस कैंप तक आपको हर चीज़ मिलेगी वहाँ पे। आपको स्पेशली नेपाल की बात बता रहा हूँ, उन्होंने सोफाज, टीवी सेट सब कुछ डाली हुई है बर्फ़ पे। लेकिन जब आप बेस कैंप से थोड़ा सा ऊपर चलना शुरू करते हैं, इट्स नथिंग। अब जब आपने ये डिसाइड किया कि चले मुझे 2-3 दिन बेस कैंप पे आ गया हूँ मैं, एंड आई हैव बीन, मेरी बॉडी, आप देखते हो ना कि आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, एक हाइट होती है, तो हाउ इज़ योर बॉडी रिएक्टिंग टू इट। 2-3 दिन आपने गुजारे। अब यहाँ पे एक डिसीजन होता है कि आप ऊपर जाएंगे एंड आप ऊपर जाके कैंपिंग स्टार्ट करेंगे। टाइम थोड़ा कम है, जल्दी बता दें। अच्छा, ओके। सो 4 कैंप्स होते हैं एवरेस्ट के। सबसे मुश्किल कैंप लास्ट होता है, कैंप 4 होता है, ठीक है। वहाँ पे आप 24 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं सकते। अगर आप रुकेंगे तो यूल डाई, क्योंकि दैट्स समवेयर अराउंड 8000 मीटर्स, और वहाँ पे रात गुजारना इज इम्पॉसिबल फॉर यू। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी इतना कम नहीं कर सकती। चलिए, असल में टाइम चूंकि कम है, मुझे ये बताएगा अभी आपने माउंट एवरेस्ट को सर करने का आपका प्लान है, 7 में से 4 चोटियाँ बड़ी सर कर चुके हैं। आपकी गवर्नमेंट से क्या अपील है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको हाईलाइट करें। और सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है गवर्नमेंट आपको? सबसे पहले ये शायद पहला मेरा सफ़र है जिसमें बहुत से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने मेरा साथ दिया है, उसमें गवर्नमेंट भी उसका पार्ट है। आई हैव बीन वेरी थैंकफुल टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, स्पेशली मुर्तज़ा वहाब साहब। उन्होंने मुझसे पर्सनली राब्ता किया है, उन्होंने कहा कि यार वी विल सपोर्ट ही जितना हमारी आपकी जा रहे हैं। तैयारी, आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर 3 months। इट्स वेरी टायरिंग, इट्स वेरी कंसिस्टेंट, और स्पेशली मुझे अपना स्टेमिना। कोई अपील, कोई मैसेज फॉर एस्पायरिंग क्लाइंबर्स जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो एवरेस्ट को सर करना चाह रहे हैं? ये बहुत मज़े वाली चीज़ है।
एंटरटेनिंग चीज़ है, आप आए सिर्फ घर पे बहुत शुक्रिया असद अहमद, टाइम बहुत कम है। बहुत शुक्रिया असद अहमद आपके वक्त का। ब्रेक का कहा जा रहा है नाजरीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सुमैया रिजवान आज की ताज़ा खबर के साथ भी हमारे साथ मौजूद होंगी, हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, सुमैया रिजवान मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ आज इस सेगमेंट के साथ, और मैं आपके साथ रोज़ाना ही मौजूद होंगी, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई मौजू लेकर और आपसे गुफ्तगू होगी इस सेगमेंट में। अगर आज मैं बात करूँ नाजरीन, तो आज हम जो सूरत हाल देख रहे हैं ना, IMF से मुज़ाकरात हो सके हैं, मुज़ाकरात को 40 रोज़ हो गए, लेकिन अभी तक जो मालियाती इदारे की ईमा है, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, उस पर पाकिस्तानियों को महंगाई के इस तूफान में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। आवाम लुकमे लुकमे को तरस गए हैं, लेकिन सख्त शराइत पर अमल दरामद के बावजूद हुकूमत कर्जा प्रोग्राम में ताहाल फूटी कौड़ी नहीं ले सकी है और आवाम जो है वो महंगाई की चक्कियां पिस रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। IMF से मुआहदे का 40वां दिन, हुकूमत को 1.1 अरब डॉलर ना मिले, लेकिन आवाम के नसीब में भूख, अफलास, गुर्बत दुगनी हो गई। हुकूमत ने जी हुजूरी में पेट्रोल, बिजली, गैस समेत आटा, तेल, दाल, चावल, सब्जी, गोश्त सब के दाम डबल कर दिए। 40 दिन में आटा 90 रुपए किलो महंगा हो गया, तेल देखो तो उसको 65 रुपए की धार लगा दी, चीनी 13.5 रुपए फी किलो इजाफा करके कड़वी कर दी, दाल गलाना भी मुश्किल हुआ, 25 से 65 रुपए फी किलो तक महंगी, 23 रुपए फी लीटर पेट्रोल ने आवाम को रुला दिया तो बिजली के फी यूनिट पे तकरीबन 12 रुपए तक झटका लगा दिया। फी लीटर पेट्रोल 23 रुपए महंगा किया, बिजली का फी यूनिट भी 12 रुपए से ज्यादा महंगा कर दिया। 40 रोज में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी 21 रुपए बेकदर हुई। तो ये सूरत हाल है, आवाम बेयारो मददगार हैं, कहीं पर भी सूरत हाल काबू में हुकूमत से नहीं आ रही है। क्या वजूहात हैं और क्या होगा आगे, इस पर बात करेंगे। माहिर मौशरात खुर्रम शहजाद साहब मुझे ज्वाइन करें। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। हम मुज़ाकरात कर चुके हैं 40 रोज हो चुके हैं, प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ, ज़ाहिर माली मदद नहीं आ रही है कि किस तरीके से हम निकलेंगे इस महंगाई के इस जो तूफान में हम घिर गए। जी देखें, पहली बात तो ये है कि महंगाई ऑलरेडी जो है वो 30% क्रॉस कर चुकी है और आपने देखा है कि फूड इन्फ्लेशन जो है खास तौर पे वो अपनी 40s में चल रही है और जो जिसे कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसमें सारी फूड की कीमतें होती हैं और लोअर जो कैटेगरी होती है, जो लोअर इनकम क्लास होती है, उसको बहुत ज़्यादा हिट करती है, वो तो एक्चुअली ऑल टाइम हाई पे चली गई है, 42% पे चली गई है और हर वीक बढ़ रही है। तो अब देखें, इसमें IMF का प्रोग्राम हो भी जाता है तो इनिशियली इन्फ्लेशन में कमी मुतवक्किल नहीं है। उसकी वजह यह है कि करेंसी जो है वो कंटिन्यू करेगी जो है अपनी कदर में कमी होना, और उसकी वजह से हमारे पास क्योंकि इम्पोर्ट जो है अभी भी रुकी हुई हैं, उस तरह से नहीं खुली जिस तरह से खुलनी चाहिए या एक नॉर्मल इकोनॉमी जिस तरह से काम करती है उस तरह से होती है। तो मुझे लगता है कि महंगाई की शरह में कमी मुतवक्किल नहीं है एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 6 मंथ, और ये पेट्रोल की कीमतें और ये सारी कीमतें मुझे लगता है कि बढ़ती रहेंगी अनटिल अनलेस ऑयल प्राइसेस मजीद नीचे आ जाए और उसका एक जो है वो बेनिफिट जो है वो पास ऑन किया जाए। लेकिन खुर्रम साहब फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा, जिस तरह आपने खुद कहा कि 6 से 7 महीने लगेंगे। IMF की हम तकरीबन तमाम शराइत पूरी करती हैं, फिर भी IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा बहाल। तो क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत तमाम शराइत पूरी करके भी कोई रिलीफ आवाम को दे पाएगी? देखिए, मुझे लगता नहीं है इस तरह से, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में जाने का एक और इशू ये है अभी जो कि गवर्नमेंट फेस कर रही है, वो ये कि IMF भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये पूछता है कि जी आप अपना प्लान बताएं कि आप जून तक 7 अरब डॉलर की जो रीपेमेंट आपने करनी है कर्जों की अदायगी वो कैसे करेंगे, जो बैरूनी कर्जे जाते हैं, और फिर उसके साथ साथ आपने इकोनॉमी को भी खोलना है, वो कैसे खोलेंगे, वो शायद प्लान अभी क्लियर नहीं है कि कैसे किया जाएगा। फिर तीसरी चीज ये है कि जो सऊदी अरेबिया, कतर और UAE से पैसे आने थे या उनकी जो कमिटमेंट है, वो अब IMF शायद ये कह रहा है कि आप लिख के उनसे पूछें और एक फर्म कमिटमेंट दें, जो कि शायद वो अभी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई उस चीज में हाथ नहीं डालता है जहाँ पे मुश्किल नॉर्मल चीजें होना शुरू होती हैं, फिर हर कोई उसके पास आना शुरू होता है और चीजें जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि IMF के सारे डिसीजन लेने के बाद भी इस तरह की सिचुएशन रहेगी और हम स्टेट ऑफ जो कहते हैं ना स्लो डाउन, वो भी चलेगा। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, गुर्बत भी बढ़ेगी। तो मुझे डर ये है कि हालात जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, जिस पे मुझे लगता है कि
बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और पॉवर्टी बढ़ गई, जो कि लगता है कि 18 मिलियन लोग एज पर सर्टन जो है एस्टिमेट 18 मिलियन लोग जो कि बनते हैं तकरीबन कोई 1.25 करोड़ लोग, ये मजीद जो है गुर्बत में जा सकते हैं और 1 से 2 मिलियन जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी से कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे जो है वो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो इस वक्त पाकिस्तान अपने टॉप पीक के चैलेंजेस पे है। यहाँ से हमें अगर हम सर्वाइव करके तो फिर थोड़ी बहुत बेहतरी आना शुरू होगी, अदरवाइज बहुत टफ हो जाएगा इकोनॉमी के लिए और पॉलिसी मेकर्स। ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। तो अभी अगर 6-7 महीने और उसके बाद आगे आने वाली कोई भी हुकूमत जो आती है उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा और उनको कैसी पॉलिसीज बनानी होंगी कि वो इस दलदल से निकाल सके आवाम को? देखिए, बहुत फंडामेंटल जो है वो चेंज करने होंगे, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल कॉल्स लेनी होंगी, जिसमें बहुत बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जिसमें फिस्कल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें टैक्सेस का सही कलेक्ट ना करना और सही जगह इस्तेमाल ना करना और बेतहाशा एक्सपेंडिचर्स करना। कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको ये करना होगा कि अपने एक्सपेंडिचर्स को 30-40% कम करना होगा और अगर ये नहीं करेंगे तो कहीं से कोई सूरत नहीं होगी सिवाय इसके कि हम कर्जे लेते रहें और कर्जे लेना ही आज हमारे पास सबसे बड़ा जो है वो हर्डल बना है अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए, जो हम पे नहीं कर पा रहे हैं, खासकर डॉलर के कर्जे जो हमने लिए। तो हमें सबसे पहले अपने कर्जों को कंट्रोल करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर को कम करना हो। आवाम पे हमेशा हम डाल देते हैं सारे अखराजात, सारी एनर्जी की प्राइसेस, सारी डिवैल्यूशन, लेकिन अब जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको अपने खर्चे अगर उसने कम नहीं किए तो आप ये समझ लें कि कोई भी हुकूमत हो वो इस इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकेगी और इकोनॉमी की सिचुएशन खराब होती रहेगी और इवेंचुअली हम डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं, जो कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन होगी पाकिस्तान की। वाकई वर्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ भी रहे हैं हम लोग खुर्रम साहब, लेकिन अब हुकूमत का काम है ना, आपने जिस तरह कहा कि अपने अखराजात कम करें, जो कि हुकूमत नहीं कर रही। हमने देखा आर्मी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई, हुकूमत ने यहाँ तेल की कीमतें बढ़ा दी और मजीद बढ़ाने की बात भी हो रही है। IMF ये तो नहीं कहता कि आप सारा बोझ अवाम पर डाल दें, अवाम पर बोझ डाल के अब सब कुछ पूरा करें, कि IMF की ऐसी कोई शर्त होती है? नहीं, देखिए आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है ना हाईलाइट किया है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो पिछली गवर्नमेंट भी करती है, इस गवर्नमेंट ने भी किया, हम सब्सिडाइज कर देते हैं ना बहुत सारी चीजें। हम पेट्रोल सब्सिडाइज कर देते हैं और अभी इस गवर्नमेंट ने एक इस तरह की सोच की कि जी हम पेट्रोल पे मोटरसाइकिलिस्ट को या जो छोटी गाड़ियों वाले हैं उनको हम जो है पेट्रोल सस्ता दे देते हैं और बड़ी गाड़ियों वाले से ले लेते हैं। देखिए, प्रॉब्लम यही कि हम सोचते ही ठीक नहीं है और हमारी पॉलिसी जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, इकोनॉमिकली जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती। अगर आप ये सोचें कि हमने सब्सिडी एक अकाउंट में डालनी है और उसको हम ये मौका दें, टारगेटेड सब्सिडी की बात कर रहा हूँ, हम यूजर को ये मौका दें कि वो अपने फूड पे खर्च करे, मेडिसिन पे खर्च करे या पेट्रोल पे खर्च करे, ज्यादा दिन ये कि हम कहें कि जी पेट्रोल पे ही सब्सिडी दें, आप पेट्रोल को कम करके और पेट्रोल को उसकी कंजम्पशन बढ़ा दें और वो तो इम्पोर्ट होता है सारा। तो हम तो सोच ही सही नहीं कर रहे ना, हमारे इम्पोर्ट भी कम नहीं होगा, हमारा डॉलर की रिक्वायरमेंट भी कम नहीं होगी, तो अपनी जगह बेहतर ये होता है कि टारगेटेड सब्सिडी हम अकाउंट में डालें और उसको मौका दें कि जी आपको हमने पैसे दे दिए, अब आप जहाँ मर्जी डायरेक्ट सब्सिडी हो। तो इससे हमारी जब सोच चेंज नहीं होगी ना और बेहतर थॉट थ्रू हम विजन के साथ ही चलेंगे, इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पे नहीं आएगी और हम कभी भी इस मैच से नहीं निकलेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये पॉलिसीज़ और ये बातें हुकूमत करती है, लेकिन हम देखते हैं कोई भी हुकूमत इस पर जो है वो इम्प्लीमेंट उस तरह नहीं करती, इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कहते हैं। अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि 40% पर फूड इन्फ्लेशन है और ये 50% पर जाने का इम्कान है, तो जिस सूरत हाल तो ख़राबी की तरफ ही जा रही है ना खुर्रम शहजाद साहब। अब इसमें हमारे मुज़ाकरात भी होते हैं, हम कामयाब भी नहीं हो पाते, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी हमें कर्जा नहीं दे रहे, तो हम किस तरीके से इस सूरत हाल से निकलें और डीवैल्यूएशन जो हमारे रुपए की हो रही है, क्या इसमें कुछ बेहतरी आने का इम्कान है? देखिए, सबसे बेहतरीन पहली जो चीज़ है, सबसे पहली इस वक्त हम अपने क्राइसिस के पीक पे पहुंचे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए, सब सारा हमारा फोकस ये होना चाहिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, कैबिनेट हो, पूरी ये जो है मोटिव हो कि अभी जो है हमें IMF प्रोग्राम में जाना है। IMF को चाहे हम डिप्लोमेसी के थ्रू उसको हम वो करें, क्या कहते हैं, कन्विंस करें, अपने फ्रेंड्स के थ्रू करें, चाइना के थ्रू करें, सऊदी अरब के थ्रू करें। एक मतलब IMF आ जाएगा ना, तो दूसरी जो फंडिंग होगी आपकी, यानी कि वर्ल्ड बैंक से, ADB से और IDB से दूसरी फंडिंग होती है, वो आहिस्ता खुलना शुरू होंगी। तो वो खुलना शुरू होंगी आहिस्ता आहिस्ता, जो दूसरे कंट्रीज आपकी तरफ आना शुरू होंगे कि जी IMF के प्रोग्राम में ठीक है, अब इनके साथ डील करना शुरू कर दें बेहतर। तो ये फिर आपको, और साथ साथ ऑयल प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हैं। ये दोनों चीजें ना आपको अगले 6 महीने में हो गई तो फिर आप देखेंगे आपकी इकोनॉमी के अंदर ये रूम निकलेगा जिसमें आप अपनी महंगाई को कम कर सकते हैं, टैक्सेस को बेहतर कर सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं और बेरोजगारी की शरह को कम कर सकते हैं।
ये हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी तो हो, तो हो। तो नहीं होगा, बस ऑनगोइंग बेसिस पे चलाएंगे तो कभी भी चीज बेहतर, तो कभी भी चीजें बेहतर नहीं होंगी। स्ट्रैटेजी एक बहुत ही वाज़ेह तौर पर हुकूमत की होनी चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी आपने पॉइंट रेज किया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल मुझे आप दीजिए इजाजत। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ानुल मुबारक के दौरान हम आपको बता रहे हैं कि सारों अफ्तार की तैयारियां, पकवानों की भी बात हो रही है। अभी ज़बोल के जायके में आपने रेसिपी भी इंजॉय की है, तो उसी लिहाज से मैं बात करूंगी कि अफ्तार से कुछ पहले हम देखते हैं कि बाहर रोड्स पर जगह जगह दस्तरखानों का एहतमाम किया जाता है। वहाँ पर मुखैर हजरात ने उन सफ़ेद पोश लोगों के लिए या फिर वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बाकायदा दस्तरखान लगाया होता है, अफ्तारी का एहतमाम किया गया होता है। इस्लामाबाद में इस वक्त, हाँ जी, क्या उससे पहले मैं बता दूं आपको ये कि एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है जो मैं अक्सर नोटिस करती हूँ यहाँ से वापसी पर जाते हुए। जब वहाँ पर रोज़ा अफ्तार होता है और वो खजूरें रोड पर जाने वाले लोगों को दे रहे होते हैं, लोग दरमियान में चलती रोड पे एकदम ब्रेक लगाते हैं सिर्फ पानी की बोतल पकड़ने के लिए, खजूर पकड़ने के लिए, समोसा पकड़ने के लिए। वो इतना डेंजरस है, खुदा का वास्ता ऐसे ना किया करें। मतलब वो बंदा वहीं खड़ा है, उसने वहीं पर सब बांटना है, आपको मिलेगा, खुदारा लेकिन एहतियात बरतें, आपकी जान से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे अनवर अब्बास मौजूद हैं और दस्तरखान पर एक मौजूद हैं जहां पर अफ्तार कराया जा रहा है। आपको पहले वो दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के अंदर और यहाँ पर भी रमज़ान की आमद के बाद रोज़ाना इफ्तार का सिलसिला उसका इंतज़ाम किया जाता है। मुख्तलिफ़ तरह के पकवान, मुख्तलिफ़ तरह के लवाजमात जो हैं इफ्तार के, उनका बंदोबस्त किया जाता है और तकरीबन 100 से 150 अफराद, जिनमें कि बड़ी तादाद सहाफ़ियों की, बिलखसूस वो सहाफ़ी जो कि बेरोज़गार हैं, जो कि किसी दूसरी जगह से यहाँ पर ड्यूटी करने आए हैं या किसी दूसरे शहर से यहाँ मुकीम हैं, वो लोग प्रेस क्लब आते हैं, अफ्तार करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक मैनेजमेंट के एक फ़र्द मौजूद हैं, नईम नाम है, हम इनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, प्रेस क्लब में कितने लोग आते हैं, क्या क्या आप डिशेज सर्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्रेस क्लब में इफ्तारी की कम से कम 150, 200, 250, 300 लोग होता है और ये तमाम जो है ना इंतज़ामिया, हमारा जो नेशनल प्रेस क्लब का सदर अनवर रज़ा साहब, ये सारा कुछ देखता है, यही करता है और सेक्रेटरी भी होता है। तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे इफ्तारी में हमने दिया खजूर, शरबत, पकौड़े, चाट, दही बल्ले, फ्रूट चाट, सारा कुछ फ्री में दिया जाता है। और एक काम कम से कम मेरा तो 17 साल हो गया इधर, तो 17 साल से मैं देख रहा हूँ, ये हर साल इंशाल्लाह ऐसे ही होता है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि रोज़ाना जो इफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है वो बिल्कुल मुफ्त किया जाता है, अल्लाह ताला के वास्ते किया जाता है और उसके लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता किसी से, ताकि रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात को समेटा जा सके। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इफ्तार के करीब जमा होना शुरू हो जाते हैं और प्रेस क्लब में होने की वजह से एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि प्रेस क्लब में वहाँ पर इफ्तारी का जो इंतज़ाम किया गया है उस हवाले से हमें बता रहे हैं। अनवर, आपका शुक्रिया। नाजरीन, आलिम के बोल में हम बात, इस अय्याम में रहमतों का शाह जो है वो जारी है और हमारे उलमा इकराम जो हैं वो हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। आज उसवे हसना के मौजू पर बात करेंगे। रमज़ान में रोज़ा रखने का मतलब सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि ये महीना हमें इंसानियत के वो सबक भी सिखाता है जो शायद हम पूरा साल नहीं सीख पाते हैं। हमारी भूख हमें बहुत से मस्कीनों का दर्द महसूस करवाने के लिए काफ़ी है और हमारी प्यास हमें यह सबक देती है कि हम अगर अल्लाह की इस नेमत पानी से महरूम हो जाएं तो शायद एक दिन या 24 घंटे भी हम नहीं गुजार पाएंगे। जो फलसफा रमज़ान है उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मौलाना मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी साहब। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना साहब, अभी जो मैंने निशानदही की जिस रवैये की, क्या मुसलमानों का रवैया रमज़ान में ये होना चाहिए? देखिए, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलि व सहाबिही अजमाइन व बाद। अल्लाह ताला का मुसलमानों पर बेहद एहसान है कि 12 महीनों में उसने एक महीना हमें अपनी इस्लाह के लिए दिया है। इंसानी नफ्स बहुत बकटट है, सारा साल ये नफ्स हम पर सवार रहता है, ख्वाहिशात हम पर सवार रहती है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला में मौका देते हैं कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने अंदर रोज़े के ज़रिए ज़ब्त और हौसला और तहम्मुल पैदा करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा काना यौम
सौम अहदिकुम फला यरफुस फला यसखब वला यसखब, फरमाया कि जो शख्स रोज़े से हो उसको चाहिए कि वो रोज़े में रहते हुए शाहवानी बातों से बचे, चीखों पुकार से बचे और लड़ाई झगड़ा उससे बचे, अपने आप पर जब्त करे। अगर कोई शख्स उससे लड़ाई झगड़े की कोशिश करता है उसको चाहिए कि वह अपने आप को याद दिलाए कि मैं रोज़े से हूँ। रोज़ा हमें ज़ब्त नफ्स का दर्स देता है, हमें सिखाता है कि हमें अपने आप पर कैसे कंट्रोल करना है, अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना, हमें चीखना चिल्लाना नहीं है और अपनी ख्वाहिशात पर कैसे कंट्रोल करना। लेकिन हमने मौलाना साहब देखा है कि रमज़ान में इसका बिल्कुल उलट हो रहा होता है। जो लोग होते हैं रोज़ा रख के ऐसा लगता है कि उन्होंने लोगों पे एहसान किया हुआ है, खुद को रोज़ा रख के हर किसी से बदतमीजी करेंगे, छोटी छोटी बातों पर ऊंची आवाज़ में बात करेंगे और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। और फिर उनसे कोई बात की जाए, मेरा तो रोज़ा है भाई। तो ये चीज़ जो है कि इंसान रोज़ा रखने के बाद लोगों से उलझे, लोग झगड़ा करें दूसरे साथियों से, ये रोज़े की हिकमत और रोज़े के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है। रोज़ा में बेहतरीन इंसान बनाता है कि हम अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें, अपने एहसासात पर कंट्रोल रखें और अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा करें जो एक आला इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। अच्छा मौलाना साहब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर उनके हवाले से आप बताइएगा कि वो रोज़ा अफ्तार कैसे करते थे, वो रोज़े में दिन कैसे गुजारते थे, थोड़ा सा इस हवाले से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में इबादत बहुत करते थे और जिब्रील नाज़िल होते थे, आप के साथ कुरान दोहराते थे। सुभान अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे और ना ही ये करते थे कि रोज़ा रख लिया है अब दूसरों पर एहसान जतलाए, जैसे कि उसे रोज़ा अपने नहीं रखा दूसरों ने रखा। और जैसे किसी शख्स ने, एक इदारे का बड़ा शख्स है, उसने रोज़ा रखा हुआ है, हर एक से गुस्से हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, लोग जो उसके उनके नीचे काम करने वाले वो घबरा रहे कि आज सेठ साहब का रोज़ा है यार, कोई मैं उनके सामने नहीं जाऊँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चीज़ को मुखातिब फरमाया, फ़ला यसखब, चीखो चिल्लाओ नहीं रोज़ा रखने के बाद। इंसान को अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए और यही रोज़ा में सिखाता है। अपनी भूख पर कंट्रोल करें, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करें, जो हम चाहने के बावजूद हम न करें, अपने आप को बुरी ख्वाहिशात से रोकें। इसीलिए रसूल हमने ये भी देखा है कि हुकूक अल्लाह जो हैं वो तो शायद उसमें उनकी अदायगी में हम लोग बहुत आगे आगे होते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद की जहाँ पे बात आती है, ख़ास तौर पे रमज़ान की बात की जाए, हम देखेंगे कि मसाजिद में रश होगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग मसाजिद में जा रहे होंगे, सब चीज़ें जो हुकूक अल्लाह में आती हैं उसको अदा कर रहे होंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद की जहाँ तक बात आती है उसमें हम बहुत पीछे रह जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत वाले दिन इंसान के अमाल 3 दफातर में पेश किए जाएंगे। दीवान ला यग़फ़िरुल्लाह, एक दीवान, एक दफ्तर वो होगा जिसमें वो गुनाह होंगे जिसमें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। वो दफ्तर क्या है? वह शिर्क, जिस शख्स ने अल्लाह से शिर्क किया अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेंगे अगर बग़ैर तौबा के मर गया। और दूसरा दफ्तर होगा हुकूकुल इबाद का, ला यत्रुक मिन्हु शैया, अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद में कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी ने किसी का हक़ मारा है अल्लाह ताला उसे दिलवाएंगे। हदीस में आता है कि जब अहले जन्नत जो लोग जो हैं सिरात मुस्तकीम सिरात पर पहुँचेंगे और जन्नत के करीब हत्ता जन्नत के दरवाजे पर पहुँच जाएंगे तो अल्लाह पहले मोमिनीन से कहेंगे एक दूसरे हकूक़ अदा करो। हुकूकुल इबाद जो है ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला उसे लेकर ही छोड़ेगा। जिस शख्स ने किसी हक़ मारा है उसको देना पड़ेगा और उसे दिए बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अंदाजा होता है कितनी सख्ती है इस मामले में। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है तो कि इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि मौलाना साहब वक्त भी काफ़ी कम रह गया हमारे पास। तो इस कुछ आखिरी ऐसी नसीहत जो कि आप करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा जो रोज़ेदार लोग हैं, देखो शैतान तो अल्लाह ताला ने बंद कर दिया, लेकिन नफ्स का शैतान वो हमारे कंट्रोल में, उसको दबाने के लिए हमें रोज़ा रखवाया जा रहा है। रमज़ान मुबारक में लड़ाई झगड़े होते हैं वो शैतान की वजह से नहीं होते, इंसान का अपने नफ्स की वजह से होते हैं। असल इंसान बाहर निकल रहा है।
इसलिए आप देखें नफ्स जो होता है ये बहुत बकचटा है। नफ्स की तरफ जब नफ्स किसी से झगड़ा करते बड़ा सख्त होता है, रमज़ान के झगड़े बड़े सख्त होते हैं क्योंकि उसमें शैतान का असर नहीं है, उस इंसान के अपनी जाती नफ्स का असर है। सही। अल्लाह ताला हमारी जो है ना नफ्स पर कंट्रोल करना है हमें, जो रोजे की रूह है ना, रमजान की जो रूह है उसके मुताबिक हमें करना वो है कि अपने नफ्स पर कंट्रोल करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मौलाना यूनुस सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और मैं जाते जाते कामरान एक बात करना चाहती हूँ, फॉर गॉड से खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें कि जब रास्ते में रोज़ा खुल रहा है और आप रास्ते में हैं तो प्लीज़ अचानक से इस तरह जगह जगह रुक के आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और जो पीछे से आपके आ रहे हैं उनकी जान भी खतरे में डाल रहे हैं। आप साइड पे खड़े हो जाएं, जो लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं या आपने रोज़ा अफ्तार करना है वो सब आपको यकीनी तौर पर मिलेगा, लेकिन ऐसे खतरनाक खेल ना खेलें कि जहां दिल चाहा आप रुक गए या मोड़ लिया बाइक या ऑटो, ये बहुत खतरनाक है, इस इसका ख्याल रखें। ठीक है, मुझे और सैरिश को दीजिएगा इजाजत, तलाने के बाद अल्लाह हाफिज। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले में, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।